नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में दिल्ली की निर्भया जैसी वारदात हुई है। महिला को जानने वाले ही कुछ वैश्यों ने गैंगरेप के बाद उसके साथ सब किया। महिला की मौत हो चुकी है। 2 जानने वालों को गिरफ्तार किया गया है। 45 वर्षीय महिला 2 बच्चों की मां थी। पहले एक खास रिपोर्ट, उसके बाद एक खास पैनल होगा हमारे साथ, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। पहले महिला से गैंगरेप, बर्बरता और फिर हैवानियत की हद पार। खबर जिसने भी सुनी, दिल्ली की निर्भया का पूरा वाकया जैसे दोबारा आंखों के सामने घूम गया। खंडवा के एक आदिवासी गांव में जो हुआ वह हमारे इंसान होने पर सवाल खड़े कर गया। 45 वर्षीय महिला के साथ यह सब जानने वालों ने ही किया। घटना के बाद महिला बेहोशी की हालत में पड़ोस के घर में अस्त व्यस्त हालत में पड़ी मिली। तब उसकी सांसें चल रही थी। उसने खुद के साथ हुई घटना के बारे में बताया भी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को इस बेरहम दुनिया से अलग कर लिया। तमाम सवाल छोड़े, लेकिन वो नहीं रहे। महिला की बेटी ने पुलिस को सूचना दी। महिला के शरीर से खून बह रहा था। शरीर के अंदर कुछ अंग बाहर आ गए। आशंका है कि भेड़ियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए महिला को लहूलुहान हालात में छोड़ दिया और भाग निकले। इलाज न मिलने से कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना खालवा थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 1 बजे की है। महिला के परिचित गांव के ही 2 लोग हरिपाल भी और सुनील धुर्वे को पकड़ा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला बेहोशी की हालत में आरोपी हरिपालवी के घर में ही मिली थी। शुरुआती जांच में महिला के साथ हर दर्जे की दरिंदगी की पुष्टि भी हुई है। ये बात तय हो चुकी है कि महिला से निर्भया जैसी बर्बरता हुई। निर्भया के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद देशव्यापी डिबेट का लंबा सिलसिला चला। हमने कड़े कानून भी बनाए, लेकिन इसके बाद भी अगर चीजें नहीं बदल रही तो सोचना हम सबको होगा। एनडीटीवी के लिए खंडवा से निशात मोहम्मद सिद्दीकी की रिपोर्ट। अपराध की कोई भी घटना होती है तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, चाहे घटना छोटी हो या बड़ी, क्योंकि आखिरकार देखना सिस्टम को ही है। अंतिम जिम्मेदारी उसी की बनती है। समाज की सुरक्षा कानून का राज चलने पर ही निर्भर है। व्यवस्था बने रहने में ही इसकी गारंटी है। मध्य प्रदेश में अगर रेप जैसी जघन्य घटनाएं बढ़ रही है तो इन्हें रोकना सिस्टम को ही है। सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे। लेकिन खंडवा में जो हुआ वो शायद सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं है, वह एक विकृति है। शायद वह एक विभत्स अवस्था है। इंसानी सोच के अंदर पैठ बन चुकी बीमारी है, जिसका इलाज कानून के साथ साथ समाज को भी करना है। ऐसी सोच और दिमाग में इतनी क्रूरता पनपती कैसे है, उसकी जड़ में जाना है, फिर साथ मिलकर समाधान करना है। दिल्ली की निर्भया के बाद हमने देशव्यापी मुहिम चलाया। हमारी सरकारों ने कानून भी बनाए। कह नहीं सकते कि इससे वैश्यों की सोच कितनी बदली। सख्त कानून के डर से ऐसी कितनी घटनाएं रुकी। लेकिन अगर अब भी रह रहकर देश के किसी न किसी कोने से किसी और निर्भया की रूह कपा देने वाली खबर आती है तो ये हमें फिर से ठिठक कर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर जरूर करती है। खंडवा की निर्भया के बाद हम एक शपथ ले सकते हैं। ऐसी विकृति की वजह को तलाशने की शपथ, उनकी जड़ तक जाने की शपथ, उन्हें समूल खत्म करने की शपथ, आइंदा किसी शहर से किसी और निर्भया की खबर न आने देने की शपथ। यह कैसे होगा कह नहीं सकते, लेकिन मिलकर होगा, यह जरूर समझ सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो डराते हैं, वो परेशान करते हैं और पूरे देश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। निर्भया जैसा एक मामला आपको, और ऐसे कई मामले आपको सामने होंगे। हाल ही में कोलकाता में जो कुछ हुआ वो भी आपके जहन में वैसा ही होगा। शहरों में प्रोटेस्ट किए जाते हैं, पर ऐसे कई मामले गांव गराज और देश के किसी जिलों से सामने आते हैं जो हैरान करके और कई सवाल आपके सामने छोड़ के चले जाते हैं। इस मामले में भी जांच जारी है, पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे मामले सामने आते कहां से हैं? आखिर ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके के जघन्य अपराध में शामिल होते हैं? गैंगरेप, आप समझे, कोई एक शख्स नहीं है। एक शख्स की मानसिकता वैसी है तो आप कुछ
कह सकते हैं, पर जहां 2 या उससे ज्यादा लोग हैं उन सबकी सोच इतनी खतरनाक है, वे सब इस सोच के साथ हैं, इस जघन्य घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, तो सवाल सिस्टम के सामने भी है, समाज के सामने भी है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे आपका परिचय कराते हैं और उसके बाद इस मुद्दे पर टटोलेंगे कि आखिर परेशानी कहां है और इस परेशानी का इलाज क्या है। हमारे साथ कल्याणी जोशी जी हैं, साइकोलॉजिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ मीनाक्षी सिंह है, मिस साउथ एशिया यूनिवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीतू अमित सैनी जी हैं, वकील, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर इला गुप्ता जी हैं, साइकोलॉजिस्ट, बहुत बहुत स्वागत है। गौरव मिश्रा हैं, स्टूडेंट, हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ मेरी सहयोगी स्नेहा सिंह है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा सवाल नीतू जी, आपसे हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और समझेंगे ऐसे मामलों में क्या है कानूनी प्रावधान, या बीते दिनों के अगर हम ऐसे मामलों को देखें, निर्भया केस के बाद भी कई तब्दीली की गई, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ लूप होल है जिसका फायदा उठाने वाले भी हमारे समाज में। जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद में बहुत सारे सुधार किए गए जो कि इनके कानूनों के कड़े प्रावधान करते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें भारतीय न्यायिक संहिता की, जो कि नए आपराधिक कानून पिछले साल लागू किए गए हैं, उसमें भी जो भी सजा थी उसे भी बढ़ाया गया है। और जो कानून था, मतलब जो तरीके थे, जो परिभाषा है बलात्कार की, उसको भी बहुत विस्तारित किया गया है। उसमें पहले ये था कि आप ना कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें बदली गई हैं। अगर आप सामूहिक बलात्कार की बात करें तो उसमें 20 साल से लेकर 20 साल तक बढ़ाया गया है, आजीवन कारावास तक बढ़ाया गया है। पहले जो मृत्यु की सजा रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में दी जाती थी, अब वो गैंग रेप के मामलों में और बलात्कार से मृत्यु के मामले में दी जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना है कि क्या सिर्फ हमारे कानूनों को कड़ा कर देने से ये सब हो जाएगा, या फिर हमें इसमें और कुछ सोचने की जरूरत है। क्योंकि कानून बना देना सरकार का काम है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है उसमें सरकारी तंत्र को ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला मुद्दा इसमें यह है। और अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो जो हमारे न्यायालय हैं उसमें लंबित मामलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये जो एक मामला है जिसको कि थोड़े समय में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके समाप्त हो जाना चाहिए था, वो खिंचता चला जाता है सालों साल तक। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे न्यायालयों में लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। और अगर हम जजों की बात करें तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां पर भी जो जज हैं उसमें भी 2 कम हैं। हम 33 जजों के साथ हम सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं जो निचली अदालतें हैं, वहां पर भी जजों की संख्या और जजों की रिक्तियां हैं, जिससे कि जो मामले कम समय में पूरे होने चाहिए थे वो लंबे खिंचते जाते हैं। तो हमें इस मामले में कार्य करने की अधिक आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल नीतू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इम्प्लीमेंटेशन और इसके साथ पेंडिंग केसेस, कई थानों की भी तस्वीरें सामने आती हैं जहां उनके सामने ही चुनौतियां हैं, तो इन सब मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। स्नेहा हमारे साथ हैं, मेरी सहयोगी। स्नेहा, आप इस मामले पर हमारे मेहमानों से क्या खास सवाल लेना चाहेंगे एक महिला होने के नाते? और ऐसे मामलों में कई दफा हमने देखा है कि आप दफ्तर में व्यस्त रहती है, लेकिन ऐसे जब सेंसिटिव मामले सामने आते हैं तो हम सब काफी उस मामले को गंभीरता से लेते हैं, एक्टिव होते हैं, हर एक पहलू पर हम गंभीरता से विचार करते हैं। क्या सवाल लेना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले सवाल से पहले मैं ना अपनी कहानी बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्टार्ट की, जब मैं घर से बाहर निकली, उसके बाद से मैं उस टाइम स्टूडेंट थी और अब मैं जॉब कर रही हूँ। लेकिन आज भी मेरे पेरेंट्स को इस बात का डर रहता है कि मैं आज सेफ नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स भी हर बारी ये सोचते हैं कि आखिर मेरी बेटी वहाँ है तो उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वो कहीं कुछ उसके साथ कोई गलत तो कर नहीं रहा है। तो ये एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर इसके पीछे है कौन? हमारे घर में हमें जो संस्कार मिलता है, हमारे यहाँ पर तो कुछ ऐसा संस्कार मिलता नहीं है, लेकिन आखिर इसके पीछे है कौन? तो अब मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। मेरा सवाल नीतू जी से होगा कि क्या आपको क्या लगता है कि आखिर ये कानून की मदद से हम समाज को बदल सकते हैं? आखिर कानून हमें कानून की मदद से समाज में बदलाव हो सकता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून की मदद से समाज में बदलाव हो सकता है, लेकिन कानून का भय जो है वो समाज को लाना है। यहाँ पर कई सारे साइकोलॉजिस्ट भी हैं पैनल में, तो वो जानते हैं कि अपराध जो है सिर्फ एक सामाजिक बीमारी नहीं है, वो एक मानसिक विकृति भी है। एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति ही इतना जघन्य अपराध कर सकता है, क्योंकि बलात्कार कोई एक सामान्य अपराध नहीं है।
बलात्कार तो किसी भी तंत्र की, किसी भी समाज की आत्मा के साथ एक खिलवाड़ है। बिल्कुल सही कानून आपने कहा अपना नीतू काम जी। कर रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा। कल्याणी जी, एक सवाल हम आपसे समझना चाहेंगे, एक साइकोलॉजिस्ट के नाते। कल्याणी जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि ये इस मानसिकता को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? क्या इसे कहा जाता है जो इतना खतरनाक है, जिस वजह से समाज में आम लोग भी परेशान हैं? ये आखिर इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? इसे सुधारा कैसे जा सकता है? इसी में मैं भी ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर ये रेप केसेस के पीछे आखिर क्या मानसिकता होती होगी उस आदमी की जो इस तरीके के घटना को अंजाम देते हैं वो? जी, तो बेसिकली सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल साइकी की। ये क्रिमिनल साइकी जो है वो क्या है? तो सबसे पहले ये जो लोग हैं जो इतने क्रूअल ब्रूटल एक्ट्स कर देते हैं हमारे समाज में, जहां हम एक तरफ औरतों को देवी बोलते हैं और दूसरी तरफ वो औरतों के साथ इतना बेकार तरीके का ब्रूटल क्राइम कर रहे हैं, तो इन मानसिकता को हम सबसे पहले तो क्रिमिनल साइकी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनमें जो एक चीज है वो ये है कि लैक ऑफ एम्पैथी। इनके अंदर एम्पैथिक जो भावना, जो सहानुभूति है वो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये लोग जो औरतें हैं उनको एक आइटम के रूप में, एक प्रॉप के रूप में समझते हैं और उसको बहुत ही गलत तरीके से उनके बारे में सोचते हैं। प्लस अपने जो समाज में औरतें हैं उनको गलत तरीके से देखते हैं। इसके अलावा ये थोड़े सैडिस्ट मेंटालिटी के लोग हैं। सैडिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को दर्द देके खुश होने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम सैडिस्ट माइंडसेट कहते हैं। तो उनके अंदर एक ये और प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा डोमिनेंट बिहेवियर भी इनके अंदर बहुत ज्यादा देखा गया है। दूसरों को दबा के, दूसरों को नीचा दिखा के या फिर दूसरे के साथ गलत करके इनको अच्छा लगता है और ये इनका डोमिनेंट जो बिहेवियर है ये भी हमें देखने को मिलता है। ये भी एक क्रिमिनल माइंडसेट की प्रवृत्ति होती है, हम कह सकते हैं। इसके अलावा नाम मैं ये भी बोलना चाहूंगी, ये जो ज्यादातर लोग होते हैं ये मेंटली इल कम बल्कि मॉरली करप्ट लोग हैं। मॉरल्स इनके अंदर बहुत ज्यादा कम है। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं मानती हूँ कि ये कुछ इनके अंदर जो आप मानसिकता कह सकते हैं वो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जैसे कि हम ये एमपी का जो केस देख रहे हैं जो कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, ये हमें समाज में देखने को मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे साथ मिस साउथ एशिया यूनिवर्स मीनाक्षी सिंह जी हैं। मीनाक्षी जी, मिस साउथ एशिया यूनिवर्स बनना इतना आसान नहीं है और जब भी आप एक ऐसा करियर चुनते हैं जिसमें ग्लैमर हो तो कई चुनौतियां सामने आती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस की हम बात करें, कहां कहां आपको ऐसी चुनौतियां पेश आई हैं? समाज में कई तरह की बातें भी कही जाती हैं। इसके साथ साथ हम आपसे ये भी समझेंगे कि जब ऐसी कोई खबर सामने आती है, क्या ऐसे मामलों पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? कमेंट इसके बारे में मतलब मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हमारे देश में राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं, सुनीति विलियम भी स्पेस में रहकर आई हैं, उनके साथ कोई पेरेंट्स नहीं था, कुछ भी कोई भी नहीं था। और मैं भी एक 17 साल की एक बेटी हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर भी हूँ। बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता कि मैं एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर हूँ या फिर कुछ भी ऐसा फील सेफ नहीं होता है। मेरे अभी भी पेरेंट्स जैसे मैम ने बोला अभी कि हम बाहर जाते हैं और हमारे पेरेंट्स मतलब डर रहे होते हैं कि हमारी बेटी सेफ है कि नहीं है, क्योंकि ये फील्ड बहुत डिफिकल्ट होती है। इस फील्ड पे हर कोई रहता है, हर मेंटेलिटी के लोग होते हैं। तो बस आज की यूथ पे अपनी मेंटेलिटी बस उनको बदलने की जरूरत है और जिस हिसाब से जो भी जिस नज़ारे से वो देख रहे हैं तो उनकी अपनी मेंटेलिटी बदले ताकि हर लड़की सेफ फील करे अपनी जो कहीं भी कोई भी फील्ड पे हो वो चेंजेस करे कि हम इस बेटी को सेफ फील करवाएं। तो मेरा यही आंसर था कि हमें मतलब आज के यूथ का मेंटेलिटी अपना चेंज करे और हम किसी भी फील्ड पे हो कुछ भी हो तो हम एटलीस्ट सेफ फील करें, और चाहे वो 12 बजे रात हो चाहे वो 10 बजे रात हो। बिल्कुल, ये होना चाहिए, ये होना ही चाहिए समाज में। और अगर ये बेहतर तरीके से नहीं होता तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं, जैसा हर एक हादसे के बाद, हर एक घटना के बाद खड़ा होता है।
गौरवी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप एक छात्र हो और आप भी घर से बाहर रहकर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आपने कभी कुछ ऐसी घटनाओं का सामना किया है जिसमें आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं सेफ नहीं फील कर रही हूँ, यहाँ से मुझे जाना है? और अगर ऐसी घटनाएं भी आपके साथ हुई है तो आपने क्या सोचा? आप उस समय आप कैसे रिएक्ट करते हो? बिल्कुल बिल्कुल। गौरवी की आवाज नहीं आ रही, आते हैं गौरवी आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर इला गुप्ता जी हैं, साइकोलॉजिस्ट। इला जी, एक बड़ा सवाल अगर हम समझे, कई दफा हमने देखा है कि फॉरेन में कई देशों में अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसकी तह तक जाने की कोशिश की जाती है, उस क्रिमिनल के बैकग्राउंड को तलाशते हैं, ये देखते हैं कि उसकी परवरिश कैसी हुई, वो किस समाज में है, उसकी दोस्ती कैसी है, क्या कुछ उसके साथ गुजरा है, आखिर क्या वजह है। हमारे देश में अभी इतनी चीजें नहीं हैं, लेकिन चुनौतियां हैं। क्या कहेंगे आप, क्या सामाजिक बदलाव या क्या कुछ चीजें हो सकती हैं जिससे ऐसे मामलों पर काफी हद तक ऐसे मामलों को कंट्रोल किया जा सके, या एक बेहतर सभ्य समाज का निर्माण जिसकी हम बात करते हैं, जिसके लूपहोल में कुछ लोग हैं, उन्हें ढूंढ कर बेहतर बनाया जा सके? नमस्कार मेरे सभी सुनने वाले दर्शकों को और पैनल में आए सारे आदरणीय जितने भी लोग हैं उनको। तो ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि हम क्या कर सकते हैं समाज को सुधारने के लिए। तो सबसे पहली बात होती है, अगर कोई क्रिमिनल है, रेपिस्ट है और उसने इस तरीके का करा है तो भी हमें सबसे पहले उसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए, जहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि वो किस परवरिश से आ रहा है। आप ये पाएंगे कि जो भी बैकग्राउंड से आ रहा है, ज़्यादातर 90% लोग जो होते हैं वो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। तो उनके लिए महिला का उत्पीड़न नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वो अपने घर में भी वो चीज़ों को देख रहे हैं। पति पत्नी को मार रहा है, पिता शराब पी के आ रहा है, और जो वातावरण है उसमें इंसेक्ट्स यानी कि ऐसे शारीरिक संबंध जो हमारा समाज नहीं उपयुक्त मानता, वो उनके आगे बचपन से उनके साथ चले जा रहे हैं और उनके साथ बचपन में ये सब चीज़ें हुई हैं। तो हमें इनको सुधारने के लिए जो हमारे NGOs होते हैं या काउंसलर्स होते हैं या मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो सरकार की तरफ से हम ऐसा कर सकते हैं कि हर कस्बे में, हर हॉस्पिटल में, हर स्कूल में एक काउंसलर की नियुक्ति हो, जो अब हमारे यहाँ कंपलसरी हो गया है हर जगह एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर होना, जिससे कि वो एक प्रकार का सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार या स्कूल में एक क्लास इस तरह से लें, जहाँ पे हम बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको हम कैसे बचा सकते हैं और उसकी मानसिकता को हम किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं, हम ये करें। तो ये सबसे बड़ा चैनल आता है एजुकेशन सिस्टम पे, कि हम एजुकेशन में इस चीज़ को लागू करें। सेकेंडली, एजुकेशन की बात दूर है, वो बहुत लंबा चलने वाला प्रोसीजर है। जैसे हमारे वर्किंग प्लेस में है, यहाँ पे गौरी जी ने बोला कि आज भी मम्मी या उसके पेरेंट्स पूछते हैं कहाँ हो, किधर हो। तो यहाँ पे जहाँ हमारा बच्चा काम करने जा रहा है, या लड़का हो चाहे लड़की, और ऐसा नहीं होता कि रेप लड़कियों का ही होता है। पिक्चर में या मीडिया में आता है, कुछ बातें लड़कों के साथ भी होती हैं आज। तो यहाँ पर वो कैसे बच सकते हैं? तो हर वर्किंग प्लेस में हमें ऐसे सेल्स बनाने चाहिए कि जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सिक्योर नहीं हैं, तो वहाँ जाके कॉन्फिडेंशियली आप बता सकें। तो एक वर्किंग प्लेस, मार्केट प्लेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो मुझे उम्मीद है 5-6 साल में इस तरह का बदलाव हमारे समाज में आने लगेगा। बिल्कुल 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 सही आपने कहा। गौरवी हमारे साथ जुड़ गई। स्नेहा, आप कुछ सवाल पूछ रही थी। जी इला जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि आपने परिवार की बात की, तो मुझे ये पूछना है, कई बार ऐसा होता है ना कि उनके एक बच्ची के साथ रेप भी होता है, तो वो घर पर नहीं बता पाती है। हर बारी सोचती है कि नहीं, कभी कभार वो अपनी मम्मी को जाकर बताती है, लेकिन उनके घर वाले कहीं ना कहीं इस चीज़ को छुपा देते हैं। तो आप इस केस में आप क्या कहना चाहते हैं? उन परिवार वालों को क्या कहना चाहते हैं कि आखिर वो अपने बच्चों का सपोर्ट कैसे करें? उन्हें समाज का डर वो बिल्कुल, हमारा जो समाज है, हम भले अभी पढ़े लिखे हैं, बट हमारा समाज अभी भी संकीर्ण विचारधारा का है।
जी उन लोगों को लगता है कि अगर हमारी बच्ची के बारे में किसी को पता चला तो हो सकता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाए, जी उसको जी गलत दृष्टि से हमारा समाज देखे। समाज में कौन आता है? हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी, जी वो ही देखते हैं, या हमारे अपने घर के लोग। तो इसलिए जो घर के माँ बाप होते हैं बच्चे के, वो नहीं बताना चाहते, तो उनकी भी हमें मानसिक स्थिति समझनी चाहिए। तो उसी के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे पास काउंसलिंग सेल्स होने चाहिए, जहां पर वो अकेले में कॉन्फिडेंशियली वो जाके वो बात को बता सके, अपना मन का हल्का कर सकें, और वो जिसको भी बताएंगे, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो चाहे सिंपल काउंसलर हो, तो वो उनको जरूर राह दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल सेकंड सही चीज आपने आती कहा, है, आपने मैम बिल्कुल सही कहा। इसकी शुरुआत परिवार और स्कूल दोनों जगहों से बिल्कुल करनी चाहिए। गौरवी हमारे साथ हैं। स्नेहा, आप कुछ पूछ रही थी गौरवी से। जी गौरवी, आप मुझे ये बताइए कि आप एक छात्र हैं और आप घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई बार आपने ये भी फेस किया होगा कि हाँ कोई आपका पीछा कर रहा है, तो आपको डर लगता होगा। तो आप उस समय अपने आप को कैसे डील करते हैं? आप उस समय कैसे अपने आप को सेफ फील कराने के लिए अपने क्या क्या करते हैं आखिर? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसी सिचुएशन में बहुत डर रहता है। जी जी क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी हाँ बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखें। हाँ, तो मैं यही कह रही थी, ऐसी सिचुएशन में दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, बहुत डर रहता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो ख्याल जो डर मेरे दिमाग में चल रहे हैं वो मेरी शक्ल पर ना दिखाई दे। वैसे बहुत शर्म की बात है और दिल दहला देने वाली बात है कि आज की डेट में जहाँ इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ इतने सिविलाइज लोग रह रहे हैं, तभी ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं। तो हर लड़की के दिमाग में बहुत डर रहेगा, तरह तरह के ख्याल आएंगे, और घर से बाहर रहने पे अक्सर करके आपको बहुत काम के चलते या चीज़ों के चलते बाहर जाना ही पड़ता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि लड़की सेफ फील करे, क्योंकि आप किसी की मेंटालिटी के बारे में नहीं जान सकते। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। एक सवाल कल्याणी जी आपसे हम समझना चाहेंगे, इंटरनेट, सोशल मीडिया या वैसे कंटेंट जो हैं वे ऐसी मानसिकता को कितना ट्रिगर कर देते हैं? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये अश्लील कंटेंट हमारे चाहे सोशल मीडिया, इंटरनेट या फिर किसी के भी माध्यम से हम दिखा रहे हैं और ये बच्चे हमारा उसका इंटेक कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। एक तो जिस बच्चे का जो एज ग्रुप भी नहीं है वैसा कंटेंट का भी वो इंटेक कर रहा है, जिसकी वजह जी आपकी कल्याणी जी की आवाज नहीं आ रही, तब तक हम गौरवी का जी कल्याणी जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी सही कंटेंट हम उनको नहीं दे रहे हैं, बल्कि किसी भी प्रकार का कंटेंट जो है उनको दिखा रहे हैं, और औरतों को नीचा दिखाते हुए या उनको गलत दिखाते हुए भी कंटेंट शो किए जा रहे हैं, अश्लील कंटेंट शो किए जा रहे हैं, जो कि उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और प्लस वो उनको जी नीतू जी, मैं अब आप पे आना चाहती हूँ। ये बताइए कि आखिर ये जो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे FIRs वगैरह होते हैं, बहुत सारे हमारे पास मतलब ऐसे केसेस होते हैं जो पुलिस तक तो जाती है, पुलिस के जाने के बाद से ऐसा हो जाता है कि वो केस एक फाइल में बंद रह जाती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं पुलिस भी अपने आप से एक ढिलाई दिखा रही है, इसी कारण ये सारी घटनाओं को और भी ये घटनाएं की रिजल्ट नहीं आ पा रही है हमारे सामने? बिल्कुल सही कहा कि कानून का सख्त होना न्याय की दिशा में पहला कदम है जी, लेकिन जो प्रभावी पुलिसिंग है, तेज न्यायिक प्रक्रिया है, या जो सामाजिक चेतना है, जब तक उनमें बदलाव नहीं आएगा तब तक आप न्याय का प्रशासन तो नहीं कर सकते अपने देश में। जो आपकी भारतीय न्याय संहिता है उसने मृत्युदंड और आजीवन जैसे कारावास के प्रावधान तो कर दिए, लेकिन वो किसी भी को दिए तो तभी जाएंगे जब उसका दोष सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि अगर आप भारतीय संविधान की बात करें तो उसके अनुच्छेद 31 के तहत आप किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है वो विधिक प्रक्रिया के बिना नहीं ले सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। जी नीतू जी बिल्कुल आपने सही कहा। गौरवी, एक अहम सवाल ये है कि भले ही हम चांद तक पहुंच जाए
लेकिन हमारे समाज में, खासकर हम जिस समाज में रहते हैं, जहां से ये मामले सामने आए हैं, अगर हम वहां की बात करें तो आज भी मेल और फीमेल में एक बड़ा फर्क देखा जाता है। कितनी बड़ी चुनौती एक महिला होने के नाते आप महसूस करती हैं? आज भी हमारे समाज में चाहे महिला हो चाहे मर्द हो, दोनों में बहुत फ़र्क देखा जाता है। और ये आम तौर पे नज़र आता है अगर हम किसी वर्क प्लेस की बात करें, क्योंकि आज की डेट में भी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कि आज भी वर्क प्लेस में मेल और फीमेल को इक्वल पे नहीं मिलता। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेट करा जाता है आदमी और औरत के बीच में। और अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो औरतों के लिए सेफ़ नहीं है रात में निकलना। उनको 1000 बार सोचना पड़ता है कि बाहर जा रहे हैं, क्या ये समय सही है निकलने के लिए, कहीं रास्ते में कुछ हमारे साथ अनहोनी तो नहीं घट जाएगी, क्या ये हमारे साथ मतलब रास्ते में कहीं कुछ भी घटित हो सकता है, हमें पता नहीं हमारे साथ कब क्या हो जाए कब क्या नहीं। तो आज की डेट में भी अगर इस टाइप की चीज़ें एक लड़की के दिमाग में आ रही हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है। बिल्कुल सही आपने गौरवी कहा, और वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतू अमित सैनी जी, कल्याणी जोशी जी आपका, डॉक्टर इला गुप्ता जी आपका, मीनाक्षी सिंह आपका भी, गौरवी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और स्नेहा सिंह हमारे साथ जुड़ी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो मामला सामने आया है, उसने हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लॉ एंड ऑर्डर के सामने भी कानून में लूप होल का फायदा उठाते बदमाशों ने कानून के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, और समाज के सामने भी एक बड़ी चुनौती सामाजिक बदलाव की है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।